Hello everyone, welcome to my channel Judiciary with Anusha. This is lecture 3 for the topic execution. Previously we have dealt with 4 topics of execution. अब हम पढ़ने जा रहे हैं stay of execution. Now, stay of execution क्या है? पहले मैं आपने पढ़ा कि अगर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्री हो तो उसका क्या मोड रहेगा, राइट? फिर आपने पढ़ा कि कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, कि जब कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वो ट्रांसफ़र कर सकती है टू एनी कोर्ट टू एग्जीक्यूट द डिक्री. फिर आपने क्या पढ़ा? फिर आपने पढ़ा एप्लीकेशन. अब आप एप्लीकेशन लगाओगे, जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन की पावर है उस पर एप्लीकेशन लगाओगे, जिसमें आपने क्रॉस डिक्री भी पढ़ा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर उसके बाद आपने पढ़ा प्रोसेस, कि अब कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गई, कोर्ट देखेगी कि एप्लीकेशन में सारे रूल्स फॉलो हुए हैं, रूल 11 से लेकर 14 तक. अगर हुए हैं तो वो कंटिन्यू करेगी, वरना रिजेक्ट कर देगी. अब आ रहा है कि प्रोसेस कर रही थी कोर्ट, उतने में जजमेंट डेटर ने स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए कह दिया है. ऐसे स्टोरी से समझेंगे तो आपको कब 106 रूल्स फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. दिस इज़ वाई एग्जीक्यूशन की सीरीज़ हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हम रिवाइज करते चलेंगे. और मैं इसी PDF में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मार्क करती जा रही हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हो. नाउ अब इसमें क्या है कि जो कोर्ट है, द कोर्ट टू विच अ डिक्री हैज़ बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बहुत क्लियरली समझाया था कि जो कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वो या तो खुद या तो जजमेंट डेटर या फिर डिक्री होल्डर के कहने से किसी भी कोर्ट को जो उसको लगता है कि जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, जो हैंडल कर सकता है ये मैटर, उसको सेंड कर देगी. किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूशन के लिए. शैल, अब जिस कोर्ट को डिक्री आई हुई है एग्जीक्यूशन के लिए, शैल अगर उसे सफिशिएंट कॉज दिख जाए तो वो स्टे कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एक रीजनेबल टाइम के लिए. जिसके टाइम पे, मतलब वो क्यों रीजनेबल टाइम दे रहा है, वो रीजनेबल टाइम क्यों दे रहा है, वो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि उतने टाइम में वो इनेबल हो सकता है कौन? जजमेंट डेटर, कि वो अप्लाई कर ले टू द कोर्ट जिसने डिक्री पास करी थी, या फिर ऐसी कोर्ट जिसके पास एपलेट जुरिस्डिक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ वो डिक्री या फिर एग्जीक्यूशन, फॉर एन ऑर्डर टू स्टे एग्जीक्यूशन, जिससे कि वो दोनों कोर्ट्स के पास जाकर कह सकता है कि प्लीज़ आप ऑर्डर करवा दो एग्जीक्यूशन का. अगर लेकिन हमें इस कोर्ट को क्या देना है? जिस कोर्ट के पास डिक्री चली गई एग्जीक्यूशन के लिए, उनको सिर्फ एक सफिशिएंट कॉज देना है, जिससे कि जजमेंट डेटर जाकर उस कोर्ट के पास जाए जिसने डिक्री बनाई थी, या उस कोर्ट के पास जाए जिसके पास एपलेट पावर है कि भैया प्लीज़ ये मेरी डिक्री अब एग्जीक्यूशन को स्टे लगा दो. और फॉर एनी अदर ऑर्डर रिलेटिंग टू द डिक्री और एग्जीक्यूशन विच माइट हैव बीन मेड बाय सच कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसने डिक्रीज दी थी, या फिर एपलेट कोर्ट इफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन इशूड देयर बाय, और इफ एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड. अगर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया या फिर डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन लगा दी है, दोनों ही केसेस में अगर कोई भी ऑर्डर रिलेटेड टू स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन या कोई भी ऐसा ऑर्डर है, अगर आप सफिशिएंट रीज़न दे दो उस कोर्ट को जिसके पास डिक्री चली गई है एग्जीक्यूशन के लिए. ये कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है. मैंने कई बार कई चीज़ें बोली हैं. आप अगर उसको पहले इसको रीड करना फिर मेरे को सुनना तो आपको बेटर समझ में आएगा. एंड पहले की 2 वीडियोस भी देखना तो और समझ में आएगा. और जब ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा 21, फिर मैं सेक्शन को भी डील करूँगी तो और अच्छे से समझ में आएगा. नाउ अब अगर प्रॉपर्टी या फिर पर्सन ऑफ द जजमेंट डेटर हैज़ बीन सीज्ड अंडर एन एग्जीक्यूशन, द कोर्ट विच इशूड द एग्जीक्यूशन में ऑर्डर, जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए कहा था वो कोर्ट क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूशन वर्ड यूज हुआ है, और पर्सन के लिए डिस्चार्ज वर्ड यूज हुआ है, पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन. ये भी हो सकता है जब वो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन करवा रहा है तो वो ये भी करवा सकता है, डिस्चार्ज भी करवा सकता है, और रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी के लिए, डिस्चार्ज पर्सन के लिए. ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को अपने डेली उसमें लाते हो प्रैक्टिस में, तभी आप मेंस आंसर राइटिंग में
अच्छे से लिख पाते हो. नाउ, पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फ्रॉम एंड इम्पोज कंडीशन अपॉन जजमेंट डेटर. अब जजमेंट डेटर से हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन लगा देते हैं, लेकिन आपको कुछ सिक्योरिटी या कंडीशन मतलब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या तो हम आप पे कंडीशन लगा रहे हैं वो फुलफिल करना पड़ेगा. नाउ, नो ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन और डिस्चार्ज. जो यहाँ पर क्या कहते हैं रेस्टिट्यूशन या डिस्चार्ज हुआ था ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर से नहीं हो सकता. No order of restitution or discharge under Rule 26 shall prevent the property or person of the judgment debtor from being retaken in execution. इसका मतलब नहीं आपने एक बार छुड़वा लिया तो अब दोबारा नहीं जा सकता है. Now, any order of the court of which the decree was passed, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी या फिर एपिलेट कोर्ट ने अगर कुछ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर दिया है तो उस कोर्ट को मानना पड़ेगा जिसके पास डिक्री गई है फॉर एग्जीक्यूशन. सो रूल 26 रेड विद रूल 29 सॉरी रूल 26 रेड विद रूल 28 या राइट 28 ही है ना. 29 क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सूट पेंडिंग है बिटवीन द जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर तो आप एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा सकते हो जब तक उसको सुनना लिया जाए, जब तक उसके अंदर जजमेंट ना आ जाए, डिसाइड ना हो जाए. नाउ 26 एक मोड एक स्टे का रीज़न बताया है और 29 में एक स्टे का रीज़न बताया है. ऐसे भी आप मतलब समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट topic I must subheading in execution is mode of execution. अब देखिए मोड ऑफ एग्जीक्यूशन आप वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा लग रहा है आपको कि क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर आप इसको रीड करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये बस ये चार्ट का काम है. ऐसे आपको चार्ट बनाना है. क्या ये कंप्लीट चार्ट है? नो, ये बस एक कह लो डेमो चार्ट है आपको ये बताने के लिए कि आपको ऐसे पढ़ कर अपना बनाना है एक प्रॉपर तमीज़ से. कैसे मैंने यहाँ पर एक बना रखा है, मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगी भी, बट अगर आप अपना चार्ट बनाओगे तो आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, अपना प्रॉपर जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए यही कीवर्ड है, मैं इससे समझ जाऊंगी, आपके लिए कुछ और कीवर्ड हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग, बट बनाना ऐसे ही है. नाउ देखो, अगर डिक्री है फॉर पेमेंट ऑफ मनी, ये बता रहे कि डिक्री कितने तरीके की हो सकती है. देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा समझते हैं. अगर डिक्री किसके लिए? पेमेंट ऑफ मनी के लिए. डिक्री क्या है? स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए, या इंजंक्शन के लिए, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर एनआई भी था इसके अंदर, या फिर कोई डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट. तो 6 तरीके की इसमें इन्होंने डिक्री के बारे में बता रखा है कि ऐसी ऐसी अगर डिक्री है तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करवा सकते हो. मोड बता रखे हैं. तो अगर लगभग अगर आप मोड देखो तो इनके बस कुछ मतलब 3-4 ही मोड्स है. एक डिटेंशन 1, एक अटैचमेंट, सीजर, डिलीवरी, राइट, periodic payment only in the case of restitution of conjugal right, prepare a draft where there is an execution of document, right, again delivery and this copy of warrant conspicuous place पे कहीं लगाना है. बस तो ये ही कुछ मोड्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या है. बस ना फॉर एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग ऐसी भी डिक्री जहाँ पर पेमेंट ऑफ मनी एज एन ऑल्टरनेटिव टू सम रिलीफ दे दी गई है डिक्री में, तो उसकी एग्जीक्यूशन आप कैसे करवा सकते हो? डिटेंशन इन द सिविल प्रिज ऑफ द जजमेंट डेटर, या बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, राइट, और बाय बोथ. देखिए मैंने यही लिखा है, डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर या अटैचमेंट प्लस सेल आप लिख सकते हो यहाँ पर, अटैचमेंट प्लस सेल और बोथ. अब यहाँ पर आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट, अटैचमेंट फिर सेल भी है एंड फिर यहाँ पे बोथ भी लिखो. Now what is rule 31 saying? कि अगर where the decree is for any specific movable या फिर share in a specific movable, तो आप कैसे execute करवा सकते हो? By the seizure if practicable of the movable or share, and by the delivery thereof to the party to whom it has been adjudged,
और टू सच पर्सन एज ही अपॉइंट टू रिसीव डिलीवरी ऑन हिज बिहाफ। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या शेयर्स में, और अगर वो डिलीवर की स्टेट में है, तो आप उस पर्सन को दे दो कि जिसके फेवर में डिक्री आई है। अगर वो पर्सन कह रहे हैं नहीं मुझे ना देकर किसी और को दे दो, तो आप उसको दे दो। या फिर और है, और by the detention in the civil prism of the judgment debtor or by the attachment of his property or by both। अब यहाँ पे देखिए सेल नहीं है, तो यहाँ पर आप को अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि अटैचमेंट प्लस डिलीवरी, हाँ डिलीवरी लिख रखा था, तो आपको यहाँ पे बस सिर्फ लिखना है यहाँ पर डिटेंशन प्लस अटैचमेंट, और ये है और, ऐसे करके आप और क्लैरिटी से इसको बना सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो बेसिस पर था कि आप ऐसे बना सकते हो। तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आपके चार्ट फॉर्मेट में 5-6 पन्नों में आपका एग्जीक्यूशन होगा। जब रिवाइज करना है ऐसे ही कर लो। फिर एक शॉर्ट नोट पे जैसे इसमें यहाँ पर कुछ टाइम वाइम दे रखा है वो आप लिख सकते हो। नाउ वेयर एनी अटैचमेंट अंडर रूल 1, सब रूल 1 में अटैचमेंट के लिए भी कहा गया है राइट, इज इन फोर्स फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए आपने जजमेंट डेटर की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है और जजमेंट डेटर हैज नॉट ओबेड द डिक्री, तब भी उसने डिक्री को नहीं मान रहा है वो, तो डिक्री होल्डर अप्लाई कर सकता है टू हैव द अटैच प्रॉपर्टी सोल्ड। देखिए यहाँ पर मैंने अभी सेल वर्ड हटा दिया था, बट यहाँ पर आप लिख सकते हो सेल। Such property may be sold out of the proceeds the court may award to the decree holder। जितना भी उसका डिक्री होल्डर का हुआ है वो पैसे डिक्री होल्डर को मिलेंगे। Where any amount has been fixed by the decree to be paid as an alternative to delivery of movable property, such amount in other cases such compensation shall pay the balance। और जो कॉम्पनसेशन और जो डिक्री में अमाउंट था वो सब देने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हम जजमेंट डेटर को दे देंगे, लेकिन तभी देंगे जब वो अप्लाई करेगा। वे द जजमेंट डेटर ने, अगर अब ये कौन सा केस है कि यहाँ पर उसने ओबे कर लिया है राइट, and paid all cost of executing the same which he is bound to pay, or where at the end of 3 months from the date of the attachment no application to have the property sold has been made, or if made has been refused, the attachment shall cease। मतलब अटैच आप दे रहे हो तब आपकी अटैचमेंट छोड़ दी जाएगी, या फिर आपने 3 महीने के लिए डिक्री होल्डर ने कहा और वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया तो सीज कर दिया, छोड़ दिया जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए था जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और यहाँ पर ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बस। अब है क्या है, डिक्री किस चीज़ के लिए, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर 2 चीज़ें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या फॉर इंजंक्शन। ऐसे आपको पता होना चाहिए, यही 2 चीज़ें लिख दो। अब आपको इसे कैसे लिखना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या फिर इंजंक्शन। फिर इसमें इसके मोड लिखना, इसमें इसके मोड लिखना, क्योंकि इसमें ऐसे ही लिखा है कि जब वे द पार्टी अगेंस्ट हुम एक डिक्री हुई है किसके लिए, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए या फिर इंजंक्शन के लिए, ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, जजमेंट डेटर के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डिक्री को ओबे करो, और डिक्री मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ओबे करना, बट उसने विलफुली डिसओबे करी है उस डिक्री को, तो डिक्री मे बी इन्फोर्स्ड इन द केस ऑफ अ डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर डिक्री फॉर कॉन्जुगल राइट है तो उसमें क्या हो सकता है, अटैचमेंट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है या फिर इंजंक्शन से रिलेटेड है तो डिटेंशन प्लस अटैचमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि अगेन रेस्टिट्यूशन के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेस्टिट्यूशन के लिए है अटैचमेंट, वेयरएज इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, अटैचमेंट प्लस डिटेंशन। ये समझा। नाउ अगर पार्टी अगेंस्ट हुम अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर इंजंक्शन है वो एक कॉरपोरेशन है, द डिक्री में बी एनफोर्स्ड
by the attachment of the property of the corporation or with the leave of the court by the detention in the civil prison. किसका? डायरेक्टर का या फिर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर. अटैचमेंट या डिटेंशन इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इन द केस ऑफ कॉर्पोरेशन. नाउ वेयर एनी अटैचमेंट अंडर सब रूल 1 या सब रूल 2 या तो कॉर्पोरेशन का या तो नॉर्मल पर्सन का हैज रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 6 months, द जजमेंट डेटर हैज स्टिल नॉट ओबेड द डिक्री. और अटैचमेंट क्या है? 6 months. पीछे क्या था? 3 महीने. अभी क्या है? 6 months. राइट? या 6 months. इफ द जजमेंट डेटर, द डिक्री होल्डर कैन अप्लाई कि वो अटैचमेंट सोल्ड हो जाए. And such property may be sold out of the proceed. The court may award to the decree holder such compensation और बाकी का balance judgment debtor को. The only difference between rule 31 and 32 was कि यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम का 6 months and 3 months. तो ये आप जब चार्ट बनाओ वहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हो. Now where the judgment debtor has obeyed the decree and paid all cost which is bound to pay at the end of 6 months from the attachment, no application to have the property sold has been made or if it has been refused. Again the same चीज़ लिखी हुई. या तो उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं डाली जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर ने, या डाली थी तो रिफ्यूज़ हो गई, तो आपकी अटैचमेंट सीज हो जाती है. 6 months एक टाइम है. 6 months के बाद कुछ ना कुछ करना है. Now, where a decree for the specific performance of a contract or for an injunction has not been obeyed, the court may, in lieu of or in addition to all or any of the process aforesaid, direct that the act required to be done may be done so far as practical by the decree holder or some other person appointed by the court and at the cost of the judgment debtor. Upon the act being done, the expenses incurred may be ascertained in such manner as the court may direct and may be recovered as if they were included in the decree. तो बेसिकली ये चीज़ जो है, मतलब ये अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा हो तो इससे थोड़ा और बेटर आप समझ सकते हो कि कोर्ट अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोर्ट इन एडिशन जो भी डिक्री में लिखा गया था कह भी सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकल है डिक्री होल्डर के लिए तो उसको वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी. जैसे कि a person of little substance erects a building which renders uninhabitable a family mansion belonging to B. A, in spite of his detention in prison and attachment of his property, declines to obey a decree obtained against him by B and directing him to remove the building. The court is of opinion that no sum reliable by the sale of A's property would adequately compensate B for the depreciation in the value of his mansion. B may apply to the court to remove the building and may recover the cost for such removal from A in the executing proceeding. तो अगर आप ये पढ़ना चाहो तो यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन से कवर हो जाएगा कि नॉट ओनली जो डिक्री में लिखा है वो, बट उसके अलावा भी अगर कोर्ट को लगता है कि ये कॉम्पनसेशन से भी कोई भला नहीं होगा तो एडिशनल चीज़ें करने को भी कह सकते हैं कि आपको ये भी करना पड़ेगा. ना रूल 33 क्या कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग जो भी रूल 32 में लिखा गया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए क्या लिखा गया था कि हम अटैच कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी, बट ईदर एट द टाइम ऑफ पासिंग अ डिक्री, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अगेंस्ट अ हस्बैंड फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, या फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स में ऑर्डर दैट द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल, जो भी रूल 32 है. एंड where the court has made an order under sub rule 1, it may है in the event of the decree not been obeyed, नहीं obey कर रहा है तब भी with such period as may be fixed in his behalf, the judgment debtor shall make to the decree holder such periodic payment. और ये जो periodic payment है ये vary या modify हो सकते हैं keeping in mind the times of payment increasing or diminishing the amount. Temporary suspend the same or the whole or any part of the money so ordered and again review the same. Any money ordered to be paid under this rule may be recovered as through it were payable under a decree for the payment of money. Right? Payment of money के लिए अब क्या कर रहे थे, रिवाइज करिए फिर से. तो ऐसे करके यहाँ तक आपका क्लियर, मतलब आई होप क्लियर हो गया है. नाउ रूल 34. रूल 34 किसकी बात करता है? रूल 34 बात कर रहा है एग्जीक्यूशन कोई डॉक्यूमेंट की है या इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट.
तो जहाँ कहीं भी एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट या फिर इन्डोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, द जजमेंट डेटर अगर निगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है ओबे के लिए, तो डिक्री होल्डर प्रिपेयर कर सकता है एक ड्राफ्ट उसी डॉक्यूमेंट का या फिर उसी इन्डोर्समेंट का इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द डिक्री, और कोर्ट को डिलीवर कर सकता है। कोर्ट को जैसे ही वो ड्राफ्ट मिलेगा वो जजमेंट डेटर को दे देगा विद द नोटिस कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताओ, और जब कोर्ट ने वो तारीख फिक्स करी हो। अगर जजमेंट डेटर ऑब्जेक्ट करता है टू द ड्राफ्ट, हिज ऑब्जेक्शन शैल बी स्टेटेड इन राइटिंग विद इन सच टाइम, और उस क्या कहते हैं जो ड्राफ्ट था उसको ऑल्टर करा जाएगा। लेकिन द डिक्री होल्डर अगेन शैल डिलीवर टू द कोर्ट अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट विद सच ऑल्टरेशन as the court may have directed upon the proper stamp paper if the stamp is required by the law for the time being in force, the judge or such officer as may be appointed in this behalf. Now, the execution of a document या फिर कोई endorsement हो रहा है negotiable instrument का under this rule may be in the following form. बिल्कुल ऐसे ही होना है, तो ये मतलब आप देख लो, and shall have the same effect as the execution of the document or endorsement of the negotiable instrument by the party ordered to execute or endorse the same. Now, अगर registration of the document is required for the time being in the law, such officer authorize कर सकते हैं. Whether registration of the document is not required but the decree holder desire कर रहे हैं तो court order कर सकते हैं. Whether court makes any order for the registration of any document, it may make such order as it thinks फिट एज टू द एक्सपेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये तीनों इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब रीड कर सकते हो, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि इसमें आपको बस एक ड्राफ्ट देना है. अब डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब कोई प्रॉपर्टी है वेर अ डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द पोजेशन देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू द पार्टी टू हुम इट हैज़ बी. पोजेशन दे दिया जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप क्या ही डिलीवर करोगे, पोजेशन ही तो दे सकते हो. और टू सच पर्सन जो डिक्री होल्डर अपने बिहाफ पर दे, by removing and if necessary by removing any person bound by the decree who refuses to vacate the property. Now, अगर अब वो joint possession में है immovable property, such possession shall be delivered by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place of the property and proclaiming by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree. मतलब पूरी वो बोलेंगे अगर joint possession में है कि the other person should also know कि ऐसा ऐसा हुआ है. Now, अगर where possession of any building on enclosure is to be delivered and the person in possession being bound by the decree does not afford free access, ठीक है, the court through its officer after giving reasonable warning, अगर कोई women है not appearing in public according to the custom, उनको काफ़ी टाइम दिया जाएगा कि withdraw, remove, कि वो open any lock, bolt और break open any door to do any other act putting डिक्री होल्डर इन पोजेशन. तो ये तीन सिचुएशन है, कोर्ट को बस पोजेशन देनी है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे ऐसे दे सकते हैं. नाउ अगर अब क्या है, डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर ऑक्यूपेंसी है टेनेंट की, तो where a decree is for the delivery of any immovable property in the occupancy of a tenant या फिर कोई other person entitled to occupy the same and not bound by the decree to relinquish such occupancy. और decree में नहीं लिखा है कि आपको हटना है, तो court again shall order delivery to be made by, एक copy affix करेगी some conspicuous place of the property proclaiming to the occupant by beat or drum other customary mode at convenient place the substance of the decree. तो यहाँ पे भी ये चीज़ थी, यहाँ पे भी एक चीज़ थी, चार्ट बनाकर करेंगे, ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा. नाउ रूल 37 से लेकर जो 40 है ये आपको और बेटर समझ में आएगा जब हम सेक्शन में अरेस्ट पढ़ रहे होंगे. नाउ डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट जजमेंट डेटर टू शो कॉज अगेंस्ट डिटेंशन इन प्रिजन. इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं कि कुछ भी अगर जैसे पेमेंट नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर आपका वो था इंजंक्शन था, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दीज 4 केसेस में डिटेंशन हो रहा था. तो इसमें यहाँ पर अब डिटेंशन को थोड़ा क्लैरिफाई करा जा रहा है कि वेयर एन एप्लीकेशन इज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर who is liable to be arrested in pursuance of the application, the court shall instead of issuing a warrant for his arrest एक notice issue करेंगे, warrant ना कर एक notice issue करेंगे
एक डे भी स्पेसिफाई करेंगे कि शो कॉज मतलब रीज़न दे कौन, जजमेंट डेटर, कि उसको क्यों नहीं सिविल प्रिजन में डाला जाए. Provided that such notice shall not be necessary if the court is satisfied by affidavit or otherwise with the object or effect delaying the execution. Now, where appearance is not made in obedience, डिक्री होल्डर वारंट अरेस्ट. अगर आपको देखिए नोटिस दिया गया था वारंट की जगह, आपने ओबे नहीं किया, तो अगेन नोटिस को वारंट में बदल दिया जाएगा और फिर वारंट निकाल दिया जाएगा जजमेंट डेटर का कि आपको सिविल प्रिजन में जाना पड़ेगा. नाउ every warrant for the arrest of the judgment debtor shall direct the officer interested with its execution to bring him before the court with all convenient speed unless the amount which has been ordered to pay together with the interest thereon he is liable. जैसे मतलब देखिए सिविल प्रोसीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव ये नहीं कॉम्पनसेशन होता है, प्रिजन डिटेंशन नहीं होता है, बट ऐसी सर्कमस्टांसेस अगर अराइज हो जाती है देन डिटेंशन, मतलब डिटेंशन इज द लास्ट रूल. तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर वो पैसे दे देता है तो बात ही ख़त्म है, फिर क्यों तुम्हें जेल में डालें. तो वही चीज़ लिखी है. नाउ ये इंपॉर्टेंट है. रूल 39, नो जजमेंट डेटर शैल बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अनलेस एंड अनटिल, जो जजमेंट डिक्री होल्डर है वो कोर्ट में पे कर देता है जो सफिशिएंट है फॉर द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट डेटर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनटिल ही कैन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. नाउ ये जो चीज़ है, यस, द मंथली अलाउंस फिक्स्ड बाय द कोर्ट शैल बी सप्लाइड बाय द पार्टी ऑन होम एप्लीकेशन द जजमेंट डेटर हैज़ बीन अरेस्टेड बाय मंथली पेमेंट. द फर्स्ट पेमेंट शैल बी मेड टू द प्रॉपर ऑफिसर. इसको रीड कर लीजिए, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है इसका सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, जो इसका सेक्शन है विल रीड दैट. नाउ 40, when a judgment debtor appears before the court in obedience to the notice जो 37 में इशू करा था. देखिए आपको यहाँ पर और भी अच्छे से बाइफिकेट कर सकते हो जब रूल पढ़ रहे हो कि इसमें ओबीडियंस में क्या हो रहा है, ओबे कर रहा है तो क्या हो रहा है, और नहीं ओबे कर रहा है तो क्या हो रहा है. or is brought before the court after being arrested in execution of a decree for the payment of money, the court shall proceed to hear the decree holder and take all such evidence as may be produced by him in support of his application for execution, and shall give the judgment debtor an opportunity again for showing cause why he should not be committed to the civil prison. Again वही होना था, नोटिस के बाद दोनों को बुलाना था, दोनों की सुननी थी, both the parties should be heard and फिर डिसीजन लेना था. पेंडिंग द कंक्लूजन टू द इंक्वायरी, द कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो जजमेंट डेटर को डिटेन कर सकते हैं इन द कस्टडी या फिर उसको रिलीज कर सकते हैं बाय फर्निशिंग अ सिक्योरिटी. अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 और टू द अदर प्रोविजन ऑफ द कोर्ट मेक एन ऑर्डर फॉर दिस डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन शैल इन द इवेंट कॉज हिम टू बी अरेस्टेड इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अंडर अरेस्ट. सिव रीड. Now, provided that in order to give the judgment debtor an opportunity of satisfying the decree, the court may, before making the order of detention, leave the judgment debtor in the custody of an officer of the court for a specified period not exceeding 15 days. देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या किन specified period 15 days, और release him for furnishing security to the satisfaction of the court. कि जेल में जाने के पहले भी उसको कहा जा रहा है अगर तुम्हें satisfy करना है अमाउंट, अभी भी 15 दिन दे रहे हैं. A judgment debtor released under this rule may be rearrested. When the court does not make an order of detention under sub-rule 3, it shall disallow the application, and if the judgment debtor is under arrest, direct his release. इतना अभी आपने ये चीज़ इसको पढ़ी, आपने पढ़ा, आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये इतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, अभी तक जितना हमने कवर कर लिया है. ऑल दोज हु डोंट नो, आई हैव स्टार्टेड दिस ऑर्डर 21 की सीरीज़, जिसके अंदर ऑर्डर 21 को हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स ले लिए हैं और 1 लेक्चर स्पेसिफिकली क्रॉस डिक्री के लिए भी लिया है. आज हमने स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है. अब हमारा मैक्स टू मैक्स 4 डेज़ में एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर 21 ख़त्म हो जाएगा टू बी स्पेसिफिक, और फिर 2 दिन में सेक्शंस भी ख़त्म कर लेंगे. तो ऑल टुगेदर यू कैन से 10 डेज़ के अंदर यू विल बी कम्प्लीटली, आपको ऑर्डर 21 प्लस उसके सेक्शन की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. फिर आपको ऑर्डर 21 को कभी देखकर डर नहीं लगेगा. आपको पता है कि कहने को इसमें 106 रूल्स हैं, बट ये सब बहुत ईजी हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के हैं. ये दोनों थोड़े से बड़े हैं, इसीलिए इसको हम और सिस्टमैटिक वे से समझेंगे, करेंगे.
बाकी ये एक क्लास में हो जाएंगे. ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून. अगर मुझसे कुछ समझाने में गलती हो गई है या कुछ भी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल रेक्टिफाई माय मिस्टेक. थैंक यू सो मच.